तुरंत तय कर ले तब छोड़े, नहीं तो इनको जाने नहीं देंगे अपन। जी जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। प्रार्थना जी आपने यही किया नरसिंहपुर जिले की, कोई दिक्कत नहीं, जब टोलोगे आप तब आ जाएंगे। इंदौर में रहती हैं जरूर, हाँ मगर अपने नरसिंहपुर की रहने वाली हैं, है ना। तो ठीक है प्रार्थना बढ़िया। जी ने आज बहुत ही सुंदर योग कराया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सब आसन ही बहुत बढ़िया कराया। और पूरा प्रोटोकॉल के धन्यवाद। अंतर्गत आज पूरा योग का प्रशिक्षण किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना जी आपका। जब भी योगा आपको थैंक टाइम ज्वाइन मिले करके कभी आपका भी बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। ज्वाइन हो जाइए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी क्लास। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आप लोगों ने जिस डेडिकेशन के साथ किया है ना, बिल्कुल अल्टीमेट, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बहुत 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 धन्यवाद। कुछ नई चीजें सीखने को मिली आपसे, जैसे अगला अगला अनुलोम कार्यक्रम, विलोम की एक नई चीज आशा सीखने करती को हूँ, मिली। शुरू करें। अगला आशा सत्र करती शुरू हूँ करेंगे, और समय हो गया एक है। रिक्वेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज का योग। कि योग साधकों से भी करती हूँ कि जिस तरह से मैंने अनुलोम विलोम बताया है, या आप जिस चीज को सही समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरह से अनुलोम विलोम करें, लेकिन रोजाना 20 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम रोजाना करें। नो संडे, नो मंडे। यदि आप इस योग सत्र में नहीं करते हैं तो आप शाम को करें। शाम को भी समय नहीं मिल रहा है तो सोने से पूर्व करें, सोने से पहले करें। 20 ओमनाद और 20 अनुलोम विलोम और 3 या 21 ओमनाद करें। इसी प्रकार से आपको अगले 30 दिनों में जो अनुभूति होने वाली है, उसका मुझे आपसे फीडबैक चाहिए कि अब कैसा लग रहा है। और आपको यह लगना 3 से 7 दिनों के अंदर से ही प्रारंभ हो जाएगा। इससे आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, हमारे यहाँ के योग साधकों को बहुत मिले हैं। जी आशा बहन करती जी, हूँ आप अभी लोगों अभी को। हमारा जो सत्र शुरू हो रहा है इसमें हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, और वो भी कम से कम 15-15 मिनट के आधा आधा घंटे करेंगे, क्योंकि अभी हमारा समय है 7 से 8 बजे। 1 घंटे हम लोग सुनेंगे और अनुलोम विलोम करते रहेंगे बहन जी, सब लोग। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चलिए अगला सत्र शुरू करें। बहुत सुंदर। ओम। धन्यवाद प्रार्थना जी। ओम। आप पुनः ओम। पधारें जब भी आपको जी मैं बोले। चलती हूँ। जी धन्यवाद। जी आगे की कार्यवाही चालू करें आदरणीय अग्रय शास्त्री। घाट पे बैठे अभी। आज प्रोटोकॉल के अंतर्गत रोज प्रशासन की तरफ से यहाँ 7 दिवसीय प्रशिक्षण रखा है। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जी आदरणीय सादर धन्यवाद। और प्रार्थना जी के साथ आज हमने योग किया और साथ में कुछ नई बातें भी सीखी हैं, समझी हैं। और योगाहार की इस द्वितीय सत्र में आदरणीय सभी योगाहारी सदस्यों का पुनः पुनः स्वागत, अभिवादन। योगाहार के द्वितीय सत्र में आज हम पुनः बीजों पर चर्चा कर रहे हैं और कल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं योगाहार के आदरणीय सदस्य श्री सुजीत कुमार चक्रवर्ती जी, जो पार्टनर हैं प्राकृतिक कृषि तंत्र के और सलाहकार हैं वो अपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के। आपने कल बीजों को कहाँ से लाएं, बीज स्रोत, बीज उत्पादन और बीजोपचार पर बात की और साथ में बात की कि कैसे हम वैदिक कैलेंडर के अनुसार अपनी खेती करें। आज कुछ बातें जो रह गई हैं तो आदरणीय मुख्य वक्ता जी अपनी बात रखेंगे और साथ में आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि आपके जो भी प्रश्न बीजों से संबंधित बनते हैं वो आप रखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के माध्यम से आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप आएं और आज की अपने विषय को आगे बढ़ाएं और आपके साथ साथ ही यानी आधे घंटे बाद आदरणीय अन्य सदस्य आपसे प्रश्नोत्तरी करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद दिनेश जी, और नमस्कार सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित। कल हम चर्चा कर रहे थे कि बीज कैसे, कहाँ से लें और उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, उसका उपचार कैसे करें, उसकी बुआई कब करनी चाहिए और ये सारी बातें।
उसमें हमने वैदिक पंचांग की बात की थी, कृषि पंचांग की बात की थी, और हमने कल रात में हमने कुछ 3-4 वीडियोस भी उसके ऊपर डाल दिए हैं, जो आपने देखा होगा। उनको आप इत्मीनान से विस्तार में देखिए। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन उसमें काफी बातें हैं और काफी विस्तार में है। और मैं ये अनुरोध करूंगा कि उसको एक बार नहीं, बार बार देखिए और रोक रोक के देखिए, और उसमें जो बातें आपको अपने उपयोगी लगती हैं उसको आप साथ में नोट करते रहिए। मेरा कहना ये है कि उसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो आपके कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, और आप उसको पूरी तरीके से समझ लें। सबके लिए ये प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति के अंदर जो चीजें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उसी के आधार पर जो हम करना चाहते हैं, जो हम करते हैं, जो हम खेती करते हैं, और उसमें जो भी हमें हमारा उत्पादन होता है, वो सारे इसके अंदर ही निहित है। और अगर हम उसको एक वाक्य में बोले तो तो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं होता है, और हर एक जगह पे चेक एंड बैलेंस होता है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी उसी के आसपास है। ये हमको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए वो कुछ वीडियोस हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसको आप देख के समझ सकते हैं। कल जहाँ पे हमने समाप्त किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो बात हो रही थी कि बीजों को की बुआई का समय क्या होना चाहिए, और किस तरह की फसल लेनी चाहिए। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी अलग अलग जगह पर हैं, और जो खरीफ का जो सीजन होता है वो पूरे वर्ष में जो 3 सीजन होते हैं कृषि के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खरीफ का सीजन होता है, और इसी के ऊपर आधारित अगली फसल रबी की फसल भी होती है। और कुछ जगहों पे जहाँ पे संभव संभव है, सिंचाई के साधन है, या फिर वातावरण के हिसाब से, तो गर्मी की फसल, जायद की फसल भी दी जाती है। तो खरीफ की फसल में आपके यहाँ पे वर्षा कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, कब हो रहा है, कब कब हो रहा है, इसके अनुसार आपको अपना फसल का चयन करना होता है। फसल का चयन करते समय हमारे को, अगर हमारे पास इस बात का पूर्वानुमान करने की क्षमता है कि आगामी खरीफ का सीजन, आगामी मानसून का सीजन, जो 4 महीने हैं खरीफ के, उसकी शुरुआत होती है ज्येष्ठ माह के द्वितीय पक्ष से, मतलब कृष्ण पक्ष से, और ज्येष्ठ के बाद होता है आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। तो आश्विन महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है, वहां तक खरीफ सीजन रहता है। इस तरीके से 3 महीने, और इधर के 1 महीने, और ज्येष्ठ का एक पक्ष, और आश्विन का एक पक्ष, इस तरीके से 4 महीने का साधारणतः खरीफ का सीजन होता है। इन 4 महीनों में करीब 8 पक्ष होते हैं, 4 कृष्ण पक्ष और 4 शुक्ल पक्ष। तो इन पक्षों के अंदर वर्षा कैसी होगी, कितनी होगी, कब कब होगी, उसमें व्यवधान कब होता है या निरंतर होता है, निरंतरता है, इसका पूर्वानुमान हमारे पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? आवाज आपकी नहीं आ रही ठीक से। आप मैसेज में लिखिए अगर कोई बात करनी है तो। जी, मुख्य वक्ता के अलावा अन्य सदस्य कृपया अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। बाद में प्रश्नोत्तरी में आप सभी के प्रश्न स्वागत। हमारे जो मुख्य अतिथि है, इनका आवाज और शब्द स्पष्ट नहीं आ रहा, थोड़ा या तो मोबाइल मुंह के पास रखे या फिर बोलने में कोई दिक्कत आ रही, क्या है समस्या? जो शब्द है वो स्पष्ट नहीं सुनाई देते हैं। मैं ईयरफोन हमें तो साफ सुनाई दे रही है। ईयरफोन को हटा दीजिए ना आप।
आपका मोबाइल में गड़बड़ होगा, आप दोबारा जो कर दिए, हमें साफ सुनाई दे रहा है। एक मिनट। हेलो, अभी आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है जी आ रही है महोदय। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि खरीफ ऋतु में वर्षा का पूर्वानुमान की पद्धति जो है, हमारे पुराने समय में वैदिक काल में ऋषि मुनियों द्वारा जो कुछ नियम बताए गए थे, उसके अनुसार इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और आज से कुछ वर्षों पहले, 40-50 साल पहले भी जो कृषक थे, जो अभी बुजुर्ग हैं या नहीं है, उनको इसके बारे में ज्ञान था और वो इसके अनुसार ही अपने फसलों का चयन करते थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने वीडियोस की बात की थी कल, और आज भी मैंने उसमें से एक वीडियो डाला है, वो श्रृंखला है, उसके अनुसार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। और अभी भी हम ज्येष्ठ माह में ही हैं, तो उसमें कुछ नियम बताए गए हैं, और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, नक्षत्रों के अनुसार चंद्र की गति, चंद्र का गोचर किस नक्षत्र में किस दिन है, और उस दिन कैसा वातावरण है, उसके अनुसार आगामी महीनों में अलग अलग दिन, जब नक्षत्र चंद्र जब उन्हीं नक्षत्रों में गोचर करते हैं, तो कैसा वातावरण रहेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के कुछ नियम है, प्राकृतिक नियम है। उसके बारे में उसमें कुछ थोड़ा बहुत विस्तार में बताया गया है। तो मेरा अनुरोध है कि वो वीडियोस आप लोग देखें। और अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी हम ज्येष्ठ माह में हैं, तो आगे के सीजन के लिए उसको देख के समझ के और उसके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो आगामी समय में अच्छा रहेगा। वापस हम बीच पर आते हैं। अगर वर्षा जल्दी हो रही है तो हमको फसल कौन सी लेनी है, जिनको ज़्यादा पानी चाहिए या जो असिंचित भागों में है, जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे फसल कौन सी लेनी है, ये उस वीडियो में हमने थोड़ा सा बताया हुआ है। कल की जो चर्चा हुई थी उसके ऊपर हम चाहते हैं कि अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस आज के सत्र को अगर आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, क्या जानना चाहते हैं, आपके प्रश्न क्या हैं, उसके अनुसार ही हम बात करें तो अच्छा रहेगा। तो मेरा अनुरोध है कि हम प्रश्नोत्तर पे सीधे आ जाते हैं। आपका म्यूट है, माइक म्यूट है रमेश जी। जी ओम। ओम। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और मैंने कल आपने जो वीडियो डाला था वो देखा है। उसमें जेठ माह से ही जो है कृष्ण पक्ष से ही काम करना उसमें लिखा है, और उसको मैंने थोड़ा पढ़ा है। मेरा निवेदन ये है कि जो धान, हम जो हमारे नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा धान लगाए जा रहे हैं, और रोपे की जो बात है कि भाई अभी रोपा डाल दो और उसको लगाओ, तो धान के संबंध में आप थोड़ी जानकारी देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी ओम। धन्यवाद। धान के लिए ऐसा कहा गया है कि जब सूर्य आर्द्र नक्षत्र में होता है उस समय धान की बुआई करनी चाहिए। अभी के जो सिस्टम बना हुआ है उसमें, और जो जातियां प्रजातियां जो धान की आ गई हैं, उसमें धान साधारणतः जो है 4-4.5 महीने 5 महीने अलग अलग तरीके की जो वैरायटी होती थी, वो ऊंची वैरायटी जो होती थी उसको समय ज़्यादा लगता था। लेकिन अभी उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मैंने देखा कि हरियाणा में एक ही सीजन में 2-2 धान की फसल ले लेते हैं। बोनी वैरायटीज है और इसलिए जल्दी लगाते हैं, सिंचाई के साधन है, पानी देते हैं, वो मई के महीने में ही नर्सरी बो देते हैं और इसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। और उसका जो उचित समय है वो ये मान के चलिए कि सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, साधारणतः वो जून महीने के 22 तारीख, 21, 22, 23
ये 3 दिनों के आसपास होता है जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, और उसके बाद करीब 13.25 दिन रहता है। तो वहां से अगर 22 तारीख से, इस वर्ष जैसे 22 तारीख को आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और जुलाई के 5 तारीख तक आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा। इस बार ये पूरा का पूरा जो पक्ष है, जो आषाढ़ में माह का जो शुक्ल पक्ष है, वो उसी दिन शुरू हो रहा है, और करीब करीब पूरा आषाढ़ माह का जो शुक्ल पक्ष है उसमें सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है। उस दिन बुआई करनी होती है, और अभी जैसे वैज्ञानिकों ने फिर से ये बताना शुरू किया कि धान की सीधी बुआई करनी चाहिए। पुराने जमाने में सभी बीजों की बुआई सीधी बुआई होती थी, सभी फसलों की बुआई सीधी होती थी, नर्सरी वगैरह जो है उस करने की पद्धति नहीं थी। अभी फिर से वैज्ञानिकों ने सीधी बुआई की बात करनी शुरू की। आज से करीब 10 साल पहले मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र में धान की सीधी बुआई करके किसानों के यहाँ पे एक फसल लिया था, और बहुत अच्छा आता है। तो अगर सीधी बुआई कर रहे हैं तो 22-23 तारीख को, जिस समय चंद्र जो है इसमें अग्नि राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है 22 तारीख को, वो सबसे अच्छा समय। अगर आप नर्सरी बना के फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा समय लेट हो जाता है। तब आपको इसके पहले पक्ष में अर्थात जो 12-13 तारीख के कल और परसों का जो समय था, उस समय बुआई करके और फिर आप रोपाई जो है जब 1 महीने के बाद या 20-25 दिन के बाद जब करते हैं एसआरआई पद्धति से जब करते हैं, नर्सरी बनाते हैं और नर्सरी बना के उसकी रोपाई करते हैं, तो तीसरे सप्ताह में उसकी रोपाई की जाती है। 18 से 21 दिन के अवस्था में रोपाई की जाती है, और एक सीडलिंग 10-10 इंच के अंतर पे रोपाई की जाती है। तो ये है, अगर वैज्ञानिक तरीके से अच्छे उत्पादन लेने के लिए अच्छी तरीके से आप करना चाहते हैं तो ये 2 पद्धति है। एसआरआई पद्धति से करें तो 12-13 तारीख को कल परसों का समय था, और उसके बाद आप उसकी रोपाई जो है आर्द्रा नक्षत्र में, उसमें कृषि पंचांग में हमने दिया हुआ है 12 तारीख से लेके और 20 दिन आप जोड़ लीजिए, तो करीब जुलाई के पहले सप्ताह में फिर से अग्नि राशि में जब गोचर होता है, 2 तारीख को है मेरे ख्याल से चंद्र का गोचर, उस समय उसकी रोपाई करनी है। इसके अलावा जो कि मैंने देखा कि किसान मई के महीने में नर्सरी डाल देते हैं और उसके बाद उसकी रोपाई, वो उनको ये प्राकृतिक नियम के बारे में पता नहीं, तो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि अगर आप नर्सरी बना के कर रहे हैं तो कल परसों का समय था, और अगर सीधी बुआई कर रहे हैं तो 22-23 तारीख को करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? जी जी, अन्य सदस्यों से निवेदन कि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया हैंड रेज कर लीजिएगा, और हैंड रेज पर ये माना जाए कि आपका प्रश्न है। जी। हाँ, इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस पीरियड में आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य है उस समय वर्षा कैसी हो रही है, मतलब धान की रोपाई के बाद और उसके पहले भी, ये इसका पूर्वानुमान जरूरी है। और अगर वर्षा ठीक नहीं है, पूर्वानुमान में ये दिख रहा है कि वर्षा ठीक नहीं है, तो आपको फसल दूसरी करनी होगी। कम वर्षा में जो फसल होती है, कम पानी में जो फसल होती है, उन फसलों का चयन तब करना होता है। इस वर्ष वर्षा भरपूर है, सामान्य से अधिक है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वर्षा जो है वो पूरे मौसम में, ये तो शुरू हो गया। अगर हम यहाँ की बात करें पूना की, तो 7 जून को मानसून आ गया था, जो नॉर्मल डेट से थोड़ा 2-3 दिन पहले है। और इसी प्रकार पूरे भारत में पंजाब में 5 जुलाई के आसपास, 5 जुलाई तक मैंने देखा जो मैप भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है, उसमें 5 जुलाई तक
करीब पूरे भारत में मानसून पहुंच जाएगा, केवल बाड़मेर और जैसलमेर 2 जिले छोड़ के। तो अगर 5 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में को ढक लेता है तो ये बहुत सामान्य है। और वर्षा में खरीफ ऋतु में जो सामान्य फसल है जिस भी स्थान में, वो किया जा सकता है, उसमें कोई क्योंकि वर्षा की कोई कमी नहीं है इस वर्ष। धन्यवाद। हाँ, और कई लोगों ने पेश किया हुआ है। इसी क्रम में आदरणीय कल्पना कोठले बहन जी का हैंड रेज है, वो अपना प्रश्न रखें। सदन को नमन। सर जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अभी मानसून नहीं आया हमारे साइड में और बारिश आप नहीं पहले हुई। अपना स्थान बताइए, आप कहाँ से हैं? तो मध्य प्रदेश बालाघाट से सर, मध्य प्रदेश बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। अपना नाम और स्थान बताएंगे, वो जी, जरूरी है। किरनापुर, ग्राम किरनापुर है और मेरा नाम कल्पना खोटेले। कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश, मध्य एमपी में। प्रदेश में। हाँ जी सर जी, जैसे यहाँ मानसून अभी आया नहीं है और आपने जैसे शुक्ल पक्ष की बात करी थी कि 12-13 तारीख तक के मतलब बुआई हो जानी चाहिए। तो मैं तो अभी सीख रही हूँ सर जी। मेरा सवाल कि शुक्ल पक्ष में ही क्यों करना चाहिए और अभी बारिश नहीं हुई और साधन नहीं है कोई, तो कब करना चाहिए, कृपया बताइएगा। कल हमने इस पे थोड़ा सा बात किया था, मैं फिर से आज बताता हूँ कि जो साधारणतः जो सभी फसल हैं उनकी बुआई शुक्ल पक्ष में की जाती है। केवल जो मूल वर्गीय फसल है, जैसे प्याज है या गाजर है, मूली है, इस तरह की जो फसल है वो कृष्ण पक्ष में की जाती हैं। बाकी सभी फसल की बुआई का जो उचित समय है वो शुक्ल पक्ष में होता है। और शुक्ल पक्ष के प्रथम सप्ताह में, मतलब अमावस्या के बाद का जो प्रथम 7 दिन है, उसमें अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के फसलों की बुआई करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम धान की फसल लें तो धान जो है वो बीज वर्गीय फसल है, इसका जो उत्पादन है वो बीज है। या जो फल वर्गीय फसल होते हैं, जैसे भिंडी है इस समय के लिए, या मिर्ची है या बैगन है, जो ऊर्ध्व शीर्ष फसल होते हैं, मतलब जिनके पौधे सीधे खड़े होते हैं, जिनको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, अर्थात जो बेल वर्गीय नहीं होते हैं। बेल वर्गीय मतलब जैसे लौकी है, करेला है या खीरा है, टमाटर भी है, पालक, मेथी जो है पत्ते वाली फसलें हैं लेकिन जिनको सहारे की जरूरत होती है। या फल बीज वर्गीय में मटर भी जैसे है, वो भी ऊर्ध्वशीर्ष नहीं माना जाता है। तो गवार ऊर्ध्वशीर्ष होता है जो सीधा खड़ा रहता है। तो इस प्रकार के जो फसल हैं जो सीधे खड़े रहते हैं और जिनकी उत्पादन जो है वो बीज या फल है, उनकी बुआई प्रथम सप्ताह में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष के प्रथम सप्ताह में जिन दिनों में चंद्र का गोचर अग्नि राशि से हो रहा है, अग्नि राशि अर्थात मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, तो इन तीनों राशि में से किसी भी राशि में जब गोचर हो रहा है तो उन दिनों में करना चाहिए। साधारणतः चंद्र का किसी भी राशि में गोचर जो है वो का जो समय होता है वो 1.25 दिन से 2.5 दिन के बीच का समय होता है। सभी राशि में एक समान समय नहीं होता है, कुछ थोड़ा कम होता है, कुछ में थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो जिस दिन चंद्र पूरे दिन, मतलब जो कृषि कार्य के लिए जो समय है वो पूरा दिन होता है, तो जिस दिन पूरे दिन चंद्र उसी राशि में, उस दिन को करें। उदाहरण के लिए अगर हम आज की बात करें, आज 14 तारीख है और चंद्र जो है आज तो अग्नि राशि में नहीं है, अग्नि राशि से निकल चुका है, लेकिन कल परसों की बात करें, अगर मान लीजिए कि 11 तारीख को दोपहर के 2 बजे, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, दोपहर के 2 बजे चंद्र का प्रवेश अग्नि राशि में हुआ
और वहाँ से समय शुरू हो जाता है। लेकिन 12 तारीख और 13 तारीख पूरे दिन सुबह से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक का जो समय है, उस समय चंद्र का गोचर उसी राशि में है। तो वो दोनों दिन जो है उपयुक्त है, जिस दिन पूरा दिन है। अगर मान लीजिए 13 तारीख को 4 बजे तक ही है, उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश कर जा रहा है, तो आप ये कोशिश करिए कि 12 तारीख को ये कार्य कर लें 13 तारीख के बजाय, क्योंकि जब चंद्र पूरे समय उस राशि में, तो उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो प्रभाव है, वो पूर्ण रूप से पड़ता है। ये हमने जो कृषि पंचांग का वीडियो हमने इसमें लिंक दिया है ग्रुप में, उसमें आप देखें तो उसमें हमने विस्तार से इसके कारण, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, वो सारी बातें हमने बताई हैं। तो इसके अलावा जो दूसरे फसल हैं, जो बीज या फल वर्गीय नहीं है लेकिन ऊर्ध्व शीर्ष है, मतलब बिना सहारे के हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम पत्ता गोभी की बात करें, जो कैबेज है, या फूल गोभी जो कॉलीफ्लावर है, उनकी बुआई जो है वो इसी सप्ताह में, पहले सप्ताह में ही करनी होती है। फूल गोभी जो है वो पुष्प वर्गीय है, यानी जो वायु राशि है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो ये कन्या, ये वायु राशि का मतलब हो गया कि कर्क राशि के पहले का जो राशि है, वृषभ राशि भूमि राशि के बाद मिथुन राशि, उदाहरण के लिए मिथुन राशि है। इसी प्रकार ये कुंभ राशि है। तो इन राशियों में जब चंद्र गोचर कर रहा है, उस सप्ताह के अंदर जिस दिन चंद्र इन वायु राशि से गोचर कर रहा है, उस दिन फूल गोभी की बुआई करनी चाहिए, या कोई भी फूल की फसल है। उसमें सनफ्लावर नहीं आएगा। सनफ्लावर जो है वो नाम से ही फूल है, लेकिन उसका उत्पादन जो है वो बीज है, हम उसको तेल के लिए बीज लेते हैं, तो सनफ्लावर नहीं आएगा। लेकिन गेंदा का फूल, अगर गेंदा की फसल ले रहे हैं या एस्टर की फसल ले रहे हैं, जो फूल जिसका उत्पादन फूल है, या फूल गोभी है या ब्रोकली है उदाहरण के लिए, उसकी बुआई होनी है। लेकिन अगर पत्ता गोभी है तो वो पत्ता पर्णवर्गीय पत्ता है, उसका जो उत्पादन है पत्ता है, लेकिन वो उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो इसी सप्ताह में जिस दिन चंद्र का गोचर किसी जल राशि से हो रहा है, जैसे कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है या मीन राशि है, ये तीनों में से कोई राशि से हो रहा है, उस दिन पत्ता गोभी की बुआई करनी चाहिए। जो लता वर्गीय या जिसको सहारे की जरूरत होती है, जैसे पालक है, मेथी है, पत्ता भाजी में अगर बात करें, या इसकी बात करें जैसे टमाटर है फल में, इनके लिए दूसरा सप्ताह है, मतलब पूर्णिमा के पहले का जो सप्ताह है, उसमें जब चंद्र इस प्रकार की राशि से गोचर कर रहा है, तब हमको वो दिन में करना चाहिए। कोई भी राशि जो, कोई भी जो ग्रुप है, 4 ग्रुप हैं, अग्नि राशि, भूमि राशि, वायु राशि और जल राशि। ये 4 ग्रुप में 12 राशियों को विभाजित किया गया है, और हर ग्रुप में 3-3 राशि हैं। तो 30 दिन का जो चंद्रमा होता है, उसमें प्रत्येक 10 दिन में चंद्र फिर पुनः उसी ग्रुप के राशि में आता है। उसी राशि में नहीं आता है, उसी राशि में आने के लिए 27 राशि है, तो 27 दिन, 27 दिन का समय लगता है। लेकिन उसी ग्रुप के राशि में फिर से 10 दिन के अंतराल में आता है, मतलब 9, 9.5 से 10 दिन, 10.25 दिन, 10.5 दिन, ऐसे एक अंतराल में आता है। तो आपको ये पंचांग से देखने को मिलता है। हम कृषि दिनदर्शिका भी हम देते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो उसमें ये सारी बातें प्रत्येक दिन के हिसाब से बताया गया। हमने ग्रुप में डाला भी है पहले, तो उसके अनुसार अगर कार्य करें तो आसानी होती है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी धन्यवाद सर। वास्तव में जो फूल हैं, जो पत्ते हैं, बीज हैं, जड़ हैं, इन सभी के लिए जो उत्पादित अलग अलग फसलों का जो कितना गहन अध्ययन हमारे वैदिक कृषि विज्ञान में रहा है और हो रहा है, ये अगर हम पुनः सोचते हैं तो वास्तव में आश्चर्य भी हमें होता है कि इतना गहन अध्ययन हम कहीं भूल चुके हैं और इसकी वापसी कितनी जरूरी है। इसी क्रम में आदरणीय अनिल राय जी, आपका प्रश्न है जी, आप प्रश्न रखिएगा। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। मैं अनिल कुमार राय
गाजीपुर जनपद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। आप चक्रवर्ती सर को प्रणाम। आपने बताया कि क्या नाम हमारे पास ये सब्जी की फसल ये है और साथ ही दिग्दर्शिका जो कृषि दिग्दर्शिका है उसका हम प्रकाशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें किस प्रकार से उपलब्ध हों जिससे हम लोग कुछ धीरे धीरे सीखते रहें, तो इसलिए संबंध में ही मेरा प्रश्न था। जी ओम साधु। धन्यवाद अनिल जी। आज ही हमारा वेबसाइट भी ऑनलाइन हो जाएगा और हम ग्रुप में डाल देंगे। वेबसाइट में जाके आप वेबसाइट से ये दिनदर्शिका जो प्रत्येक पक्ष का होता है और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अभी तक तो हम एक एक पक्ष का बनाते थे, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे सीजन का जैसे खरीफ की पूरा मौसम जो है जो हमने समय बताया अश्विन माह तक, तो हम पूरे सीजन का अगले एक सप्ताह 10 दिन के अंदर पूरे सीजन का हम उपलब्ध करा दें और वेबसाइट का हम इसमें लिंक दे देंगे, उसमें जाके आप ले सकते हैं। अभी तक मैं ग्रुप में दे रहा था और जिनसे मेरा सीधा संपर्क मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा था, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि इसका उपयोग और प्रयोग लोग कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि और भी लोगों के पास पहुंचे। तो मैंने इसको वेबसाइट में छोटा सा इसका दाम रखा है मैंने, क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत तो लगता ही है। ₹1.25 प्रतिदिन के हिसाब से एक पक्ष का 15 दिन का जो है ₹18.75 मैंने उसका दाम रखा है। नॉमिनल प्राइस है, इससे ज्यादा तो 1 लीटर पानी का बोतल लग जाता है। वहां से आप ले सकते हैं और वो आप डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल पे और उससे आप उसको देख सकते हैं। ये व्यवस्था जो है ये आजकल में हो जाएगा और अभी का जो ये पक्ष जो चल रहा है इसका ऑलरेडी है, जिसमें करीब 7 दिन तो हो चुके हैं और 22 तारीख से लेके आगे का जो है वो हम डाल के, और वेबसाइट अभी कंस्ट्रक्शन बन रहा है, करीब तैयार हो गया है। आज या कल में वो हो जाएगा, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जी ओम, बहुत धन्यवाद सर। आपके कहे के अनुसार मैंने आपने बताया 12-13 तारीख को धान का नर्सरी तैयार, तो हमने 12 तारीख को नर्सरी दे दिया था। मैंने कहीं से उपलब्ध कराया था कृषि पंचायत, उसमें दिया हुआ था, उसी के हिसाब से मैंने नर्सरी डाल दी है। और इस प्रकार और भी आगे क्या कार्य करना है, आपका वेबसाइट कैसे मिलेगा, ये सब चीजें जी मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, उसमें से आप फिर उसमें जाने के बाद और भी कई बातें आप जानकारी मिल जाएगी। और सीधे संपर्क करना चाहते तो मोबाइल से आप कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका नंबर, हेलो व्हाट्सएप नंबर, हेलो यही नंबर है। मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, सारी बातें मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा, एक्चुअली मैं आसाम से बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर आलोक बी सरकार। नमस्कार। नमस्कार। मैं तो ओरल कैंसर का स्पेशलाइजेशन मेरे पास है। तो हेलो, मैं डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्वेंशन सेंटर का मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं उदालगुड़ी का। तो एक्चुअली जो है आप लोग को माने जो ये जो जूली मैम का साथ जो है वही इसमें हम लोग जुड़ जाएगा ना, इसका अलग से। हेलो, आपका प्रश्न थोड़ा सा आपका वॉइस थोड़ा टूट रहा, फिर से बताइए। माने ये जो हम लोग क्या जूली मैम का थ्रू से जोड़ने पड़ेगा आपको? जूली मैम जो है वो असम का, उनसे हम लोग संपर्क करेगा ना, आपसे संपर्क करना पड़ेगा? नहीं, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ। आप सीधे संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। आपका आवाज टूट रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हमारे जूली बहन जी, सुनिए, आदरणीय जूली बहन जी हमारी जो है आसाम की हैं और युवाहार के परिवार की सक्रिय सदस्य हैं और संचालिका हैं। जूली बहन जी से आप संपर्क कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट आपने नंबर भेज दिया है तो वो नंबर नोट कर लें आदरणीय चक्रवर्ती जी का। तो नंबर बोलिए,
नंबर थोड़ा बोलिए। नंबर 8999223 मैं ग्रुप में डाल दूंगा 8999223 आपको 223491 मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं इसमें ग्रुप में डाल दूंगा अभी आपका जी आदरणीय आपका आलोक वॉइस जी, ब्रेक हो रहा है, आपका आदरणीय वॉइस आलोक ब्रेक जी, हो रहा है। नंबर वगैरह जो है वो ग्रुप में डाल देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं हो तो आप में जुड़े हो। हेलो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 899 उसके बाद 899 22 हाँ 223491 3491 आपका शुभ नाम? सुजीत चक्रवर्ती। सुजीत चक्रवर्ती। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? पुणे, पुणे, महाराष्ट्र। जी इसी क्रम में आदरणीय आलोक जी ने नोट कर लिया होगा और ये इनबॉक्स में भी, चैट बॉक्स में भी नंबर पड़ा हुआ है। मैं दिनेश जी मैं ये कह रहा था कि इस तरह की जो जानकारी है वो ग्रुप में हम डाल देंगे, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं और जो जानकारी चाहिए वो हम ग्रुप में डाल देंगे। और कृषि संबंधित जो भी बातें हैं जिनको भी करनी है वो हमारे नंबर पे, हमारे ईमेल से और वेबसाइट भी हम डाल देंगे, उससे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमसे कभी भी कोई भी सीधे संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी निश्चित ही अभी एक प्रश्न आ रहा है या वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर रोशनलाल राउत जी। सर आपका स्वागत है, आप अपना प्रश्न या बात रखें। जी धन्यवाद। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। आदरणीय मुख्य वक्ता जी हमारे बड़े सारगर्भित रूप में और बड़ा विशद गहन इनका अध्ययन है, बड़ी अच्छी चीज़ बता रहे हैं। आदरणीय चक्रवर्ती साहब एक चीज़ पूछना चाह रहा था, क्या क्योंकि जैसे हम DSR लगाते हैं, जैसे आपने अभी बात चर्चा हुई ना रोपा पद्धति और DSR की, तो DSR में खरपतवार की बड़ी समस्या होती है, तो अपनी वैदिक पद्धति में क्या कोई ऐसा मुहूर्त है जिसमें खरपतवार कम आते हैं? दूसरा प्रश्न था कि कीट और व्याधियों के लिए भी, मुझे ऐसा मैं कहीं पढ़ा था कि कीट व्याधियों के लिए भी अगर आप किसी एक निश्चित उसमें अगर बुआई करते हैं किसी तिथि में या किसी नक्षत्र में, तो उस समय कीट व्याधियों का प्रकोप भी फसलों पर कम पड़ता है। तो कृपया इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का, मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। जी ओम। धन्यवाद। पहले तो खरपतवार की बात करें तो खरपतवार निकालने का जो समय है वैदिक पंचांग के अनुसार वो चौथा सप्ताह जो है, अगर हम सप्ताह की गिनती अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में पहला सप्ताह, फिर शुक्ल पक्ष में दूसरा सप्ताह, फिर पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद तीसरा सप्ताह, कृष्ण पक्ष का पहला सप्ताह जो है वो तीसरा सप्ताह हो गया, और उसके बाद चौथा सप्ताह मतलब अमावस्या के पहले का जो पहले का जो सप्ताह है वो चौथा सप्ताह हो गया। तो सबसे उचित समय जो है वो चौथे सप्ताह में खरपतवार के निकालने का कार्य करें। महीने में एक ही बार करना पड़ेगा। मैंने देखा कि जब भी संभव है खरपतवार दिखा और उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं और खरपतवार निकालते हैं और पुनः आ जाता है। चौथा सप्ताह में खरपतवार निकालने का उसका कारण जो है वो वैज्ञानिक कारण जो वो ये है कि पौधे में रस का प्रवाह जो है वो शुक्ल पक्ष में नीचे से ऊपर की ओर होता है और पूर्णिमा में बिल्कुल ऊपर होता है, पत्तों में, फलों में, फूलों में रहता है। और उस पूर्णिमा के बाद अमावस्या में कृष्ण पक्ष में प्रवाह नीचे की ओर होता है और अमावस्या के समय वो रस का जो केंद्र है वो जड़ों में होता है।
इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर बिल्कुल सूखा हुआ रहता है, लेकिन जो प्रवाह है, जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है, ऊपर से नीचे दौड़ता है, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये हमारे शरीर में भी होता है। खून की बात नहीं है, रस की बात है। रस को समझने के लिए थोड़ा आयुर्वेद का अध्ययन करना पड़ेगा। तो रस का प्रवाह जो है वो जब नीचे की ओर होता है और जड़ों में केंद्रित होता है अमावस्या के समय, तो ठीक अमावस्या के पहले का जो सप्ताह है, 7 दिन है, उस समय उन दिनों में जब आप खरपतवार निकालते हैं और खरपतवार निकालने के बाद उसको पुनः आपने या तो निकाल देते हैं जड़ से और वहीं खेत में छोड़ देते हैं, और छोड़ देना भी चाहिए, या फिर उसको काट देते हैं। तो जब जड़ों में केंद्रित है प्रवाह, रस नीचे की तरफ है, तो अगर आपने खरपतवार काटे हैं तो उसमें से पुनः आना संभव नहीं होता है, कमजोर हो जाता है। मतलब किसी पे जब आघात करना है तो जब वो सबसे कमजोर है उस समय आप उसके ऊपर आक्रमण करते हैं ना, तो ये खरपतवार के ऊपर एक तरीके से आक्रमण करना और उसको निरीह करना होता है। तो वो उस समय करना होता है जब उसके अंदर ताकत सबसे कम है, क्योंकि उसका रस का केंद्र जो है वो जड़ों में है। रस का केंद्र जो है जड़ों में है, तो उस समय तो ये जो चौथा सप्ताह है उस सप्ताह में खरपतवार निकालने से सबसे अच्छा रहता है। आप इस प्रैक्टिस को जब करेंगे तो आप देखेंगे आगे के महीनों में थोड़ा सा कम है, और 3-4 वर्षों में आप देखेंगे खरपतवार की संख्या कम हो गई है। खरपतवार तो होंगे, क्योंकि खरपतवार के बीज जो है वो आपके खेत में आपने उसको पनपने नहीं दिया, उसके फूल नहीं बने, उसके बीज नहीं बने, उसके बीज जो है वो फैले नहीं, लेकिन हवा के साथ उड़ भी आते हैं, बट संख्या जो है वो कम हो जाती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था वो क्या था? जी अस्मिता तिवारी जी, आप थोड़ा म्यूट कर लें। अस्मिता तिवारी जी म्यूट कर लें। हाँ जी सर, ये प्रश्न था कि कीट और व्याधियों के लिए भी हमारे जो पंचांग में क्या बोने के समय पड़ता है? जी हाँ, उसके लिए जैसे मैंने बताया कि जब आप पंचांग के अनुसार फसलों की जो उचित समय में अगर आप बुआई करते हैं, तो कल भी मैंने बताया था कि उसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता है वो, और जो वायु प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब उसका जो ऑरा होता है वो प्रबल होता है, और इसके वजह से स्वाभाविक रूप से जो कीट और व्याधि का जो प्रभाव है वो कम रहता है। अगर पंचांग के अनुसार आप बुआई कर रहे हैं और बाकी कार्य भी कर रहे हैं, तो ये जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि आप पंचांग के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो फसल का स्वास्थ्य और उसका उत्पादन और उत्पादन की गुणवत्ता, ये तीनों में सुधार होता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। और बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न ये रहा है, और कुल मिलाकर हमने खेत की पारिस्थितिकी को सुधारने की बात है, और कृषि पंचांग इसमें सहायक है। ये बात आदरणीय आज के मुख्य वक्ता जी ने कही है, और साथ में इस बात को हमारी पूर्वज भी जीते आए हैं। अगला प्रश्न आदरणीय डॉक्टर दुबे सर का है। जी, आप बात रखिएगा। हाँ, धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, और जो कृषि पंचांग के बारे में जानकारी दी है वो भी बहुत अच्छी है। मेरा सवाल है सर आज के वक्ता जी से कि यह जानकारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, क्योंकि यह जानकारी जब दी गई थी तब की भौगोलिक व्यवस्था, तब की एनवायरमेंट की व्यवस्था और आज की व्यवस्था, इसमें काफी सारा अंतर आ गया है। आज तो किसान, मतलब उस समय बहुत बारिश होती थी, 8-8, 15-15 दिन बारिश होती थी, हमने बचपन में देखी है, लेकिन आज तो वैसी होती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसान तो जैसी जब भी बारिश होती है, नमी आती है, तब वो बुआई कर देता है। वो तो राशि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष देख ही नहीं सकता। तो ऐसे आज के परिप्रेक्ष्य में, मतलब जब बारिश होती है तो उस समय ये राशिफल के मुताबिक की हुई बुआई और राशिफल को छोड़ के की हुई बुआई, इसमें कुछ अंतर आता है क्या?
और ऐसा कुछ डेटा है क्या, और यदि डेटा है तो किस किस फसलों के बारे में है, इसके बारे में यदि आप जानकारी देते हो तो सदन के लिए और हम सब के लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर किशोर जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है सभी के लिए, सदन में उपस्थित सभी सदस्यों के लिए। इसका पहला भाग जो है वो ये है कि आप इसको खुद अपने आप एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक ही फसल को अलग अलग तिथियों में बुआई करके उसका कैसा होता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पूरे दुनिया में हुए हैं, बहुत सारे डेटा उपलब्ध हैं और सारा कुछ है। और इसका प्रभाव ये देखिए, ये प्राकृतिक है, इसमें कोई प्रकृति है और प्रकृति में जो भी काम होता है उसका वैज्ञानिक आधार को समझने की जरूरत है। तो ये वैज्ञानिकों ने इसको समझा है और ये प्रकृति का नियम है। तो इसमें तो हम केवल इसको देख के समझ के और उसको अनुसरण कर सकते हैं। पहली बात, इस पे डेटा भी उपलब्ध है, अलग अलग तरह के फसलों पे उपलब्ध है, सभी प्रकार के फसलों में इसका प्रभाव देखा गया है, बीज की बुआई से लेके और सभी में है। इस पे हम एक काम करेंगे, इस पे हमारा एक वो प्रेजेंटेशन है, उसका भी वीडियो बना के, मतलब उसका है भी, मेरे ख्याल से वो वीडियो भी है। आप हमारे YouTube चैनल में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं वो वीडियो जो है डाल दूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका बहुत विस्तार में उसमें हमने बताया हुआ है कि प्रकृति के अलग अलग ग्रहों का भी प्रभाव होता है, ग्रहों का जो मूवमेंट होता है उसका प्रभाव होता है, और जो आकृति है, किसी भी चीज का जो आकार है वो कहाँ से तय होता है, कहाँ कैसे प्रभावित होता है, ये सारी चीजें हैं। ये बहुत विस्तार में इसका विज्ञान है और आप इसको खुद के करके देख सकते हैं, और इसके अलावा इस पे डेटा भी है। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सबसे आसान है इसको समझने के लिए, आप कोई भी मूल वर्गीय फसल ले लीजिए या कोई भी फसल ले लीजिए और उसको अलग अलग तिथि में बुआई करें, और बुआई करने के बाद फसल का मतलब उसके जर्मिनेशन से लेके और जमीन के ऊपर जब वो उसका सीडलिंग बन गया, जब उसका पौध बन गया, उससे लेके अंत तक उसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका प्रभाव है और क्यों है। इसके ऊपर एक वीडियो है मेरे ख्याल से, वो भी मैं डाल दूंगा और आप उसको देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रकृति मतलब ब्यूटी ऑफ मदर नेचर जो वो समझ में आता है उसमें। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। ये महत्व का प्रश्न इसलिए भी था क्योंकि जिस तरह के बदलाव हमारी खेती में, हमारे पर्यावरण में और हमारी परिस्थिति में हुए हैं, उससे अब विश्वास नहीं रहा। लेकिन विश्वास इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि वो ज्ञानी नहीं रहा और अपने ज्ञान के अभाव में अपने परिस्थिति को असंतुलित कर दिया। अब संतुलन कैसे लिया जाए, देश और दुनिया में अलग अलग वैज्ञानिकों और कृषकों के माध्यम से अलग अलग समय पर अलग अलग उपाय हो रहे हैं, लेकिन पुनः हम अपनी जड़ों की तरफ वापस जा रहे हैं ताकि संतुलन बैठे। और इसी क्रम में जबकि आज आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी मुख्य वक्ता के रूप में हमारी प्राकृतिक खेती और खासकर बीजों पर बात कर रहे हैं, मेरा एक अनुभव आपके साथ ये रहा कि पिछले वर्ष जब आप उत्तराखंड आए थे तो देहरादून में, यानी पिछली इन सर्दियों में, तो बहुगुणा जी एक हैं देहरादून में ढकरानी के पास में, तो डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी, रावत जी और हमारे मुख्य वक्ता जी साथ में थे। तो बहुगुणा जी ने जो अपने खेत में मूली बोई थी और कहा, उन्होंने बताया अलग अलग तिथियों पर उन्होंने मूली बोई थी, तो और उसमें देखा गया है कि उसकी संरचना थी, मूली के जो आकार था वो अलग अलग हुआ है। और फिर वो चर्चा कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया, तो फिर समझ में आया कि इन जो तिथि है, ये वार है, ये नक्षत्र है, इनका कितना योगदान होता है हमारी फसलों के विकास के लिए। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी
जो नित्य निरंतर इस मंच पर अपनी बात रखते हैं हमारे किसान बंधुओं की भलाई के लिए, तो उनकी टिप्पणी हम लेना चाहेंगे। जी दिनेश जी, इसमें मैं थोड़ा सा एक बात और जोड़ दूं। जो डॉक्टर किशोर जी ने उनका सवाल था वास्तव में कि आज के समय में इसको कैसे इसका अनुसरण कैसे किया जाए। तो अभी का समय हो या आज से 1000 साल पहले का समय हो, समय और प्रकृति वो दोनों तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। हमको ये देखना है कि हमारे दिनचर्या में हम कितना इसको अनुसरण कर सकते हैं। जितना कर सकते उतना ही करें, और एक बार जब प्रारंभ करेंगे अनुसरण करना, तो धीमे धीमे हमारे जो दिनचर्या है, कृषि का जो दिनचर्या है, उसको हम उसमें ढाल सकेंगे। और आपने जो बहुत अच्छी बात कही दिनेश जी ने कि उस समय इसका ज्ञान था, सभी को था। आज इसका ज्ञान संभवतः बहुत कम लोगों को है या किसी को नहीं है। मतलब अगर किसानों की बात करें तो बहुत ही कम लोगों को है, या मतलब किसी गांव की बात करें या किसी इलाके की बात करें तो संभवतः किसी को नहीं है। तो अगर ज्ञान ही नहीं है तो उसके ऊपर काम कैसे करेंगे, उसको अनुसरण कैसे करेंगे। तो पहले तो ज्ञान होना जरूरी है, समझ होना जरूरी है। ज्ञान और समझ दोनों जरूरी है, और जब ज्ञान के साथ समझ हो जाएगी तब हम उसको अनुसरण कर सकेंगे। और अनुसरण करने के बाद जो अपेक्षित है वो अपेक्षित हमको रिजल्ट भी दिखेगा। जैसे भगुणा जी का उन्होंने उदाहरण लिया, दिनेश जी ने उदाहरण दिया, मुझे भी याद आ गया, पिछले वर्ष की बात है। तो अब जैसे मूली में अगर आपने ये जल राशि के दिन आपने अगर उसकी बुआई की है, जिस दिन चंद्र किसी जल राशि से, तो मूली के पत्ते बहुत अच्छे होंगे और मूली की फसल भी आपको दिखेगा कि बहुत अच्छी फसल है। जमीन के ऊपर का जो भाग है, पत्ते जो हैं बहुत अच्छे बड़े बड़े पत्ते हैं और बहुत अच्छे, लेकिन उसके नीचे जो हमारा उत्पादन है जो है वो तो जड़ है उसका, मूली है, वो उतना आकार और उसका जो साइज है वो उतना अच्छा नहीं होगा। अगर पत्ते के लिए आप मूली उगा रहे हैं तब तो उसको जल राशि के दिन बुआई करनी है, वो भी कौन से पक्ष में करें, कौन से सप्ताह में करें, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं। हमने जैसे उदाहरण के लिए मूली का उदाहरण बताया, तो ये आप करके देख सकते हैं। मतलब जो छोटे छोटे फसल है उनको आप करके देख सकते हैं। अगर उसको किसी अग्नि राशि के दिन आपने बुआई किया तो पत्ते भी उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, जड़ जो मूली है उतना भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें मौसम के हिसाब से बुल्टिंग जल्दी होगी, बीज बनने का जो प्रक्रिया शुरू होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है, वो जल्दी होगा। लेकिन उसके लिए तापमान भी, और भी बहुत सारे कारण है, केवल वातावरण में यही एक कारण नहीं है, ये अनगिनत कारणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये इस तरीके से इसको समझना जरूरी है। धन्यवाद। हाँ जी, और एक कारण मुझे ये भी लगा कि जो आप बता रहे थे कि हम किस हिसाब से और किस दिशा की तरफ हम बीजों को बोएं, और कैसे सूरज की रोशनी और जो यानी उसका प्रकाश रहे हमारे फसलों के लिए, ये बात भी है। और आप जब बात कर रहे हैं, आदरणीय दुबे सर ने भी प्रश्न रखा है, तो मुझे बचपन की बात याद आती है जब हमारी दादी जी धान की बुआई करती थी। और हो सकता है उसमें तो नक्षत्र वगैरह का ज्ञान तो रहा था लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, लेकिन उसमें ये था कि जो खेत से जो कुछ उड़ने वाली चींटियां, यानी जिन पे चींटियों पे पंख लग जाते थे, जब उड़ जाते हैं तो फिर लोग धान की बुआई करते थे। तो मुझे आज समझ में ये आ रहा है कि शायद चींटियां अगर बिना पंख वाली रही हों और यानी उन पे पंख ना आया हो और तब तक अगर हमने बुआई कर दी, तो वो सारा जो बीज है, इतनी संख्या में जब चींटियां उड़ती हैं तो वो बीजों को भी नुकसान पहुंचाती होंगी, या कुछ ऐसे कारण भी रहा होगा। यानी जो कारण प्राकृतिक कारण है वो हमारे लोगों ने जिए हैं, समझे हैं और उन पे मनन करके वो आगे बढ़े हैं, और इस पर और भी कार्य करने की आवश्यकता शायद हमें है। और खासकर मैंने जब अध्ययन किया कृषि विज्ञान में, तो ये जो पद्धति थी हमारी प्राचीन पद्धति, उसका अध्ययन करने को मुझे भी नहीं मिला। शायद अन्य सदस्यों का भी के साथ भी यही हुआ होगा। और आप आदरणीय भुवनेश्वर राय तक जी, आप तक आवाज शायद जी आप तक आवाज पहुंच चुकी है। कृपया आप अपनी टिप्पणी रखिएगा, आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। जी
धन्यवाद आदरणीय। मैं थोड़ा ट्रेवल कर रहा था तो फिर रुक गया। एक्चुअल में आज के मुख्य अतिथि ने बहुत अच्छी 2 दिन से चर्चा चल रहा है और जितना भी क्वेश्चन आया है करीब करीब सब जो है प्रैक्टिकल है। जो आदरणीय दुबे सर ने बोला वो भी एकदम बिल्कुल सही है और जो आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने बताया वो भी बिल्कुल वैज्ञानिक है। जहाँ तक हम लोग भी थोड़ा बहुत जो अध्ययन किए हैं और जो क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से भी, और जो ये पहले के लोग जिसको हम ऋषि मुनि कहते थे वो उस समय के साइंटिस्ट थे। जो आज के साइंटिस्ट इस समय हैं वो उस समय के साइंटिस्ट थे और उसी के हिसाब से उन्होंने बनाया भी था कि उस समय का टेम्परेचर क्या रहेगा, किस दिन का टेम्परेचर कितना रहता है। मुख्य अतिथि जी ने जो बताया कि हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। खैर ऐसे जगहों पर तो नहीं हो सकता जहाँ पे बारिश पर हम निर्भर हैं, लेकिन हाँ जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है वहाँ पे निश्चित रूप से इस बात को थोड़ा अध्ययन करके, जानकारी तो किसी के पास नहीं है इसके बारे में, तो अध्ययन करके किस समय हम करें और अगर वास्तव में उसका ट्रायल करें थोड़ा सा तो अपने आप में समझ में आ जाएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और आपके साथ ही आदरणीय अन्य सदस्यों के हैंड तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी आदरणीय चक्रवर्ती जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये सारी बातों को देखें और समझें और उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें तो सदन में सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए कि आज के समय में ये कितना संभव है, कैसे संभव है। कैसे संभव है वो तो अपने अपने ऊपर है, लेकिन कितना संभव है उसका पर्याय जो है ये है कि जितना संभव है आपको पहले उसकी जानकारी होनी जरूरी है, उसकी समझ होनी जरूरी है और उसके बाद आपके परिप्रेक्ष्य में आपके लिए वो जितना संभव है उतना आप उसको उपयोग में लाएं, उसका अनुसरण करें और धीमे धीमे वो अपने आप जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप उसके ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। एक उदाहरण अगर मैं देता हूं तो अगर आप कहीं पे भी किसी भी शहर में जाएंगे तो एक बस अड्डा होता है, बस स्टैंड होता है और वो बस स्टैंड जो होता है वो प्रदेश का जो परिवहन निगम होता है उसका बस स्टैंड होता है और एक प्राइवेट होता है। आसपास भी हो सकता है, दूर दूर भी हो सकता है। जो परिवहन निगम का बस होता है उसका समय सारणी होता है और समय के हिसाब से बस आती है और उसका गंतव्य स्थल वगैरह सारी बातें होती है। और जो प्राइवेट बस स्टैंड होता है वहाँ पे बस का आने का और जाने का समय कुछ नहीं होता है, बस अपने समय से आती है और जब सवारी भरती है तब वो जाती है। तो आज का जो कार्य है वो प्राइवेट बस स्टैंड के जैसा है जहाँ पे कोई नियम नहीं है, सबका अपना अपना नियम है। तो यहाँ पे इस सदन के माध्यम से मैं केवल यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम प्रकृति के नियम को समझ के और जान के समझ के और उसका अनुसरण करते हैं तो प्रकृति भी हमें सहयोग करेगी और हमारे समस्याओं का समाधान प्रकृति के पास तो उपलब्ध है ही है। उस समाधान को भी हम जानते ही नहीं है क्योंकि हमको पता ही नहीं है, तो वो समाधान भी हमें दिखेगा और मिलेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी निश्चित ही। और आपकी बात से एक बात और याद आती है कि देहरादून बस अड्डे से मुझे दिल्ली जाना था और रोडवेज जो निरंतर जा रही है उसमें न जाकर के मैं उससे पहले कोई प्राइवेट बस थी, बहुत अच्छी चमचमाती बस, उसमें बैठ गया। उन्होंने कहा कि तो हम टाइम से पहले आपको पहुंचा देंगे। लेकिन मैं जब बैठा तो कई बार तो उन्होंने कहीं जगह पे रोका बस को और जो आईएसबीटी दिल्ली पहुंचाने की जगह उन्होंने उसे कहीं दूर मुझे खड़ा कर दिया। उससे तब से मैंने ये निर्णय लिया कि जब मैं बस की यात्रा करूं तो रोडवेज में ही जाऊं क्योंकि उनका टाइम नियत होता है और बाय द वे कुछ परिवर्तन हो जाता है तो दूसरी बस में भी वो बैठा देते हैं। तो ये एक व्यवहारगत आपने उदाहरण दिया जिसका मुझे याद आया। और इसी क्रम में आदरणीय बने सिंह आर्य जी जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं, जी आपका स्वागत है। प्रणाम सभी महानुभावों को।
आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जी उनसे मेरा परिचय, मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगर मालवा से हूँ। हम जो बागवानी फसल लगाते हैं वो धरती माता में वो पौधा जो रोपाई करते हैं उस वक्त हम पूर्व दिशा की मुंह करके उस बागवानी की रोपाई करते हैं। ये हमारा एक प्राकृतिक और प्रैक्टिकल विज्ञान है। तो क्या धरती माता में खेती होने वाले सभी बीजों को किन किन दिशा में खड़े रह करके लगाने से अपन को ज़्यादा सफलता मिल सकती है, और सभी राशि वाले जो लोग हैं जितने भी, क्या उनके सभी राशि वालों को, अलग अलग राशि वालों को यह नियम मान्य है या अमान्य है, इसके बारे में प्रकाश डालें आप थोड़ा सा। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत ही साधारण है। और कल हमने बताया था कि कोई भी फसल हो, जहाँ तक संभव है आप उसको पूर्व पश्चिम की दिशा में ही उसकी पंक्ति निकालें। तो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब नहीं कहा जाता है, पूरब से पश्चिम कहा जाता है। तो पहले ज़माने में जो फसलों की बुआई जो है बीज हाथ से बोया जाता था। बहुत सारे फसलों का बीज आज भी हाथ से बोया जाता है, जो सीधी की बुआई होती है। तो जो दिशा है आपके चेहरे की जो दिशा है, पूरब की तरफ मुंह करके ही आप बुआई करते करते पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो यही नियम जो है सबसे अच्छा है और उपयोगी है। और उसका जो वैज्ञानिक कारण जो है, उसका जो रिजल्ट है वो आपने बताया ही है। तो बुआई करते समय पूरब की तरफ मुंह करके ये पंक्ति में आप बुआई करते चले जाते हैं। तो वही नियम है सभी फसलों के लिए। ये अगर आप सीधे बुआई कर रहे हैं और हल से बुआई कर रहे हैं, ट्रैक्टर से बुआई कर रहे हैं, तब तो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब इस तरीके से ही मूवमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हाथ से बुआई कर रहे हैं तो ये संभव है। मैंने कहा कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक ही आप उस नियम को प्रयोग में ला सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि पूरब की तरफ दिशा में आपकी पंक्ति पूरब पश्चिम होनी चाहिए। उसके लिए बुआई की जो पद्धति आप कर रहे हैं वो उसी तरीके से करें। अगर हाथ से बुआई कर रहे हैं तो पूरब की तरफ मुंह करके ही करना उचित है। सूर्य देवता को नमन करते हुए, सूर्य नमस्कार करते हुए जैसे कहा जाता है। और अगर ट्रैक्टर से या हल से कर रहे हैं तब तो पूरब पश्चिम दोनों दिशा में चलेगा। जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। क्योंकि सूरज नित्य और निरंतर अपनी गति से सही दिशा में ही चलता है, उसकी गति आबाद रहती है और उसी की गति के कारण हमारी गति भी बनी रहती है। तो संभवतः हमारी फसलों की गति भी सूर्य के प्रकाश और धरती की जो विश्वास के साथ आगे बढ़ती है और नित्य निरंतर अपनी गति को योगाहार यात्राओं के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए आदरणीय आज की वार्ता में आप अपनी टिप्पणी रखिएगा, ऐसा निवेदन। और संभवतः आदरणीय भाई साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। और जी आभार करके समापन कर दें भाई, आज थोड़ा सा जी जी जी। तो आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन है कि वो अपनी बात रख करके आभार प्रकट करें आज की मुख्य वक्ता जी और योग शिक्षक जी और साथ में आदरणीय सदस्यों का। अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जी। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। आज की योगाचार्य बहन प्रार्थना जी ने बहुत ही सुंदर क्लास ली और सदन से निवेदन था कि उनकी और भी क्लासेस होनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और दूसरे सत्र में 2 दिन से हम लगातार सुंदर आज 2 दिन हमारे आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी ने बहुत ही सुंदर बीजों पर और जो मार्गदर्शन दिया उनका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। और सदन में बहुत सुंदर चर्चा हुई और उनसे सबको लाभ मिला। और ये हमारे योगाहार कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि हम हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको खेती का मार्गदर्शन और जो भी हमारे किसानों को उपलब्धता चाहिए हमारे योगाहार मंच से हम देने का बिल्कुल
प्रयास करते हैं। और देखिए आज हमारे 2 दिन आदरणीय मार्गदर्शन दिया। मैं आप सबका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सुबह 5:30 से सभी महानुभाव भाई बहन जुड़े हैं। आप सभी का मैं बहुत-बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। और विशेष तौर से आज की जो योग शिक्षिका का चयन किया आदरणीय मुकेश मालवीय जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दिनेश भैया का जो मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सुजीत धन्यवाद। और सभी धन्यवाद करते हुए कल सुबह फिर से योगाहार कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक सबको ओम, सबको राम राम। धन्यवाद दिनेश जी। अंत में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो हमने 4 डाले हैं, है तो बहुत सारे चैनल में, जब जाएंगे तो दिखेगा। सबसे पहले वैदिक कृषि पे एक वीडियो है करीब 45 मिनट का, उसको देखें, उससे शुरू करके फिर बाकी वीडियोस देखें। तो जो आज की जो चर्चा है उसका जो आधार है वो उस वीडियो से शुरू होता है, जो ऋषि मुनियों का, विज्ञान का और सारी बातें, उस पर कुछ बातें हैं बताई गई हैं। और सब्सक्राइब कर लें, ये अनुरोध है मेरा सभी से कि सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के जो वीडियोस हैं उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो वीडियोस पंचांग और ऋतु मौसम के ऊपर भी है, अलग अलग वीडियो, वो देखते समय आप जैसे लेक्चर होता है क्लासरूम में हम नोट्स बनाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस तरीके से आप उसको देखें, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप उसको रोकें और अपने नोट्स बनाएं और उसके साथ करें। जब आप उसको प्रयोग में लाएंगे तो आपका नोट्स जो है वो आपका गाइड होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि आपका नोट्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, क्योंकि आप अपने अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार आप उस नोट्स को तैयार करेंगे और उस नोट्स को ही आप प्रयोग करेंगे। तो ये मेरा अनुरोध है कि आप इस तरीके से इसको समझें और प्रयोग में लाएं, और रिजल्ट आपको मिलेगा उसका समय के साथ। और इस जी सर, निश्चित ही